हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी पाठशाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर 2 जीएस के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे हम चर्चा करेंगे। तो उसी के संबंध में आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और इसमें हम जीएस पेपर 2 जो है बीपीएससी का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। और देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं जो जीएस पेपर 2 है बीपीएससी का। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया और आज भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो ये है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और भारत के विकास में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो ये 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है। देखिए, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हम क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद हम रणनीति पे चर्चा करेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए, जो इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें हम पेपर 1 की रणनीति के बारे में चर्चा किए थे, उसमें पेपर 1 में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेपर 2 है आपका जीएस का, इसमें सिर्फ 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें 13 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तो हम देख लेते हैं। ये जो आपका सेक्शन 1 होगा जिसमें आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके विपरीत जो आपका पेपर 1 था, पेपर 1 के सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आपको लेकिन पेपर 2 में क्या है, इसके सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करना है। इस तरह से अगर इसका सेक्शन 2 देखें तो सेक्शन 2 में आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ना है। इसमें देखिए सिर्फ आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 में से 3 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। इसके विपरीत जो आपका पेपर 1 था उसके सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 5 में 3 क्वेश्चन का रिप्लाई करना होता था आपको। इसके जो सेक्शन 3 है, तो सेक्शन 3 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में 2 क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है। तो टोटल इसमें भी आपको 8 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन का जो आंसर करना आपको वो सिर्फ 13 क्वेश्चन में करना है। तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी कम होंगे क्वेश्चन स्किप करने का। इसके विपरीत जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन रहता है क्वेश्चन चूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो आप सिलेबस देख लीजिए। मैंने यहाँ पे स्लाइड फॉर्म में आपके लिए सिलेबस डाल दिया है और इसमें नीचे देखिए प्रश्न पत्र 2 लिखा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है बीपीएससी का पेपर 2 के बारे में। और सबसे पहला एक काम और कर लीजिए, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पिछले 2 बार का जो बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन था जीएस 1 एंड जीएस 2 का, उसको खूब अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मेंस का जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्ज़ाम का, वो 60 एंड 62 बीपीएससी से हुआ है। तो उसके बाद 2 मेंस एग्जाम हो चुके हैं, 62 का और उसके बाद 63 का। तो 63 का तो मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ से आप 63 के लिए जो मैंने एनालिसिस किया है वीडियो का क्वेश्चन के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो 62 का क्वेश्चन है उसको भी आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान परिदृश्य में, उसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन पहले एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 1 होगा उसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है इंक्लूडिंग बिहार। तो इसमें जो बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटी है उसके बारे में भी आपसे अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। तो आगे हम देखते हैं इसमें। चलिए, तो अब हम धीरे धीरे करके पॉइंट सारे टॉपिक देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए गेस भी किया है क्वेश्चन, और कुछ टॉपिक भी हमने सेलेक्ट किया जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में भी एंड साइंस एंड टेक में भी। तो आप उसको देख लीजिए, अच्छे से उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस टॉपिक पे अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही सब पूछे जाएंगे आपसे, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पॉलिटी में। तो देखिए, पॉलिटी में आपको जो फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, जो भी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, गणराज्य या लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया मूल अधिकार। तो मूल अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो कंसिस्टेंटली क्वेश्चन मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उससे पूछे जाते रहे। तो पहले मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको
मूल अधिकार तो पूरा एक बार आप देख लीजिए, जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसके बारे में ब्रीफली आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उनके नोट्स तो आप बना ही लीजिए। और इसमें स्पेशल आप नोट्स बना लीजिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो सब भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, इसमें जो आर्टिकल 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 21 के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक आते रहते हैं। और इसका जो अभी विश्लेषण किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें काफ़ी सारे उन्होंने और अधिकार को ऐड किए हैं, जैसे सूचना का अधिकार हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे अधिकार इसमें ऐड हुए हैं, विदेश भ्रमण का अधिकार या इच्छा मृत्यु का अधिकार, तो काफ़ी सारे इसमें टॉपिक हैं और ये हमेशा न्यूज़ में चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप आर्टिकल जो 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसमें आपको एक और काम करना है, मूल अधिकार व निदेशक तत्व में टकराव, तो इसका हिस्ट्री देख लीजिए। इसमें जो कोर्ट के जजमेंट वगैरह आए हैं, चाहे गोलकनाथ केस हो, मिनर्वा मिल्स का केस हो, ठीक है। तो ये सारे आप केस एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और वर्तमान स्थिति क्या है दोनों के बीच टकराव होने पे, और इससे संबंधित क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है वर्तमान जो पैटर्न है बीपीएससी का, उसको देखते हुए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व में पहले तो आप उसका वर्गीकरण देख लीजिए, कैसे उसका वर्गीकरण हुआ और कौन कौन से मुख्य नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। अगर मोटा मोटी आप वर्गीकरण की बात करें तो जिसमें गांधीवादी है, समाजवादी है और उदार बौद्धिक है, तो कैसे उसका वर्गीकरण हुआ, उसमें कौन कौन से मुख्य आर्टिकल है संविधान में, उसका आप अध्ययन कर लीजिए। देखिए आगे फिर इसमें मैंने इसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो आपको तैयार करना है, मैंने पहले ये टॉपिक आपको बता दिया है और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल अब स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो वीडियो है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो जो बीपीएससी का पॉलिटी सेक्शन है पेपर 2 में, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो डाले हुए हैं, एक प्लेलिस्ट बना के 8-9 आई थिंक वहाँ पे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वो सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। और जो बाकी मैं टॉपिक बता रहा हूँ तो उस टॉपिक से संबंधित वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं और अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, देखिए ये क्वेश्चन 60-62 बीपीएससी में पूछा भी गया था कि निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन करने में जो सरकार है वो कहाँ तक सफल हुई है, तो इसका परीक्षण करना था। तो ये फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 63rd में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है जो अभी 64 बीपीएससी मेंस होने वाला उसमें ये फिर से ये क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो भी मैं डाल दूंगा, एक इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और आपके अपने चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान की मूल संरचना। तो देखिए ये संविधान की मूल संरचना से संबंधित जो प्रश्न है वो 63rd जो बीपीएस से अभी हुआ है दिसंबर में, तो इससे में पूछा भी गया था। स्टिल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो जो पूरी की पूरी भारतीय संविधान है उसकी बुनियादी समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी, और आपके जो आंसर होंगे, और भी अगर आप कोई टॉपिक लिखेंगे पॉलिटी में तो उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मूल संरचना से संबंधित वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में आपको 2 टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है उसको तैयार कीजिए आप, शक्ति और कार्य, राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियाँ हैं और उनके क्या क्या कर्तव्य हैं भारतीय गणतंत्र के अंदर, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। ये एक आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि जो भारत में संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति की क्या संवैधानिक स्थिति है, और थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन करके आप नोट्स तैयार कर लीजिए कि जब ब्रिटिश राजा हैं ब्रिटेन में उनसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसे मिलती हैं, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनसे भारतीय राष्ट्रपति की जो स्थिति है किस प्रकार से भिन्न है और किस प्रकार से समान है। तो इस तरह से आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और इसका भी नोट्स बना लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक बीपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आपात उपबंध देख लेते हैं, ठीक है। तो आपात उपबंध में मैंने 2 टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है, राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट पूरा इन्वॉल्व रहता है। तो जैसे अभी बीपीएससी के सिलेबस में पॉलिटी में बिहार के पॉलिटी के बारे में चर्चा की गई है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसका पूरा का पूरा प्रभाव स्टेट गवर्नमेंट पे होता है। तो राष्ट्रपति शासन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसमें सेंट्रल स्टेट का रिलेशन कैसा होगा, सेंटर के एग्जीक्यूटिव का स्टेट के एग्जीक्यूटिव से कैसे रिलेशनशिप होगा, ठीक है। उसी तरह से जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उनका रिलेशन किस प्रकार का होगा, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा राष्ट्रपति शासन के बारे में। और साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल भी देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
केंद्र और राज्य के क्या संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध या विधायी संबंध, ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ता है वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और इसमें और भी जो संवैधानिक उपबंध है वो सब अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसका भी आई थिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सेक्शन 1 में ही। ठीक है, अभी हम पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो सेक्शन 1 में आपसे पूछा जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं इसमें, तो आपके पास ऑप्शन रहता है क्वेश्चन स्किप करने का इसमें। देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राइटिंग मिस्टेक, प्रधानमंत्री और फिर से मंत्री लिख दिया मैंने, तो सॉरी इसके लिए, और इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट अब हम टॉपिक देखते हैं। तो देखिए इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक बताया है। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप देख लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो इसकी प्रक्रिया से आप अवगत हो लीजिए और इसका भी आप नोट्स बना लीजिए। संविधान की मूल संरचना, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पहले वाले स्लाइड्स में, तो ये भी आपको तैयार करना है। और संविधान की संघीय विशेषता, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो भारतीय संविधान है उसमें कौन कौन सी संघीय विशेषताएं हैं और कौन कौन सी एकात्मक विशेषताएं हैं, तो दोनों पे आप अच्छे से चर्चा कर लीजिए, जो दोनों का आप नोट्स बना लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक प्रवृत्ति का है या एकात्मक प्रवृत्ति का है, तो इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए दे सकता है आपसे। तो जो दोनों गुण है भारतीय संविधान के अंदर, तो उनकी चर्चा करनी पड़ेगी आपको और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। तो संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता, ये दोनों अच्छे से आप कर लीजिए, इसका भी नोट्स बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट है संसद की समितियां। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो 3 संसद की स्थायी समिति है, जिसको हम वित्त से संबंधित समिति बोलते हैं, जिसमें लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति। तो ये तीनों बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, इनके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य करती हैं, और ये कैसे जो सरकार है उस पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती हैं, तो इनकी क्या क्या कमियां वगैरह हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। चलिए नेक्स्ट इसमें आपको नोट्स तैयार करना, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, एक तो उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में, वो आप उसका नोट्स बना लीजिए। इसी तरह से उच्च न्यायालय के स्वतंत्रता से संबंधित क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसका आप नोट्स बना लीजिए। और साथ में दोनों के जो शक्ति है और क्षेत्राधिकार है, ठीक है, तो इसका आप नोट्स बना लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के अगर क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें, तो उसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तो ऐसे करके आप पूरा नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स हम इसमें टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी 3 टॉपिक मैंने लिखा हुआ आपके लिए। राज्यपाल की शक्तियाँ और अधिकार, ये आई थिंक 62 बीपीएससी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को पूछे जाने का रीज़न ये है कि ये स्टेट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल स्टेट में ही होते हैं, आपको पता है, और अगर बीपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन करा हुआ है कि आपको स्टेट की पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, तो उनके पास में स्कोप काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए स्टेट का तो कोई अलग से संविधान है नहीं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में स्टेट के बारे में भी मेंशन करा हुआ है। तो 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें, जिसमें एक तो ये राज्यपाल वाला है, और दूसरा इसमें अभी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य तो उन्होंने पूछ लिया ऑलरेडी, तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, राज्यपाल के क्या क्या संवैधानिक कार्य हैं और उनको कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है, तो वो विवेकाधीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, और इसका और राष्ट्रपति के जो शक्ति है, ठीक है, उसका थोड़ा सा कंपैरिजन भी आप करके स्टडी कर लीजिएगा। दोनों को कई बार मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आप मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति देख लीजिएगा, ये भी स्टेट से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पंचायती राज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो पंचायती राज आप जरूर अच्छे से कर लीजिए। इसमें पहले आपको क्या करना है, पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास किस प्रकार का रहा है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अशोक मेहता समिति और बलवंत राय समिति, ठीक है, या और भी जो 73rd एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए हैं, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको लक्ष्मीकांत की किताब में मिल जाएगी, उसमें जो जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं पंचायत से संबंधित, उन प्रावधानों को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे उसमें ग्राम सभा का कैसे उपबंध किया गया है, ठीक है, और त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कैसे उपबंध किया गया है, उसमें निर्वाचन के संबंध में क्या उपबंध है,
पंचायतों के वित्त के संबंध में कैसे वो बंद किया गया है, या जो सीटों का आरक्षण है उसके संबंध में क्या वो बंद किए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक आप देख लीजिएगा, इसका अच्छा सा आप एक नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 में ही। तो देखिए भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब अगर पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। जैसे अभी 63 अगर बीपीएससी की बात करें तो इसमें गठबंधन राजनीति के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा इसमें आप नोट्स बना लीजिए दल परिवर्तन जो कानून है, ठीक है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, तो इससे संबंधित भी आप स्टडी कर लीजिए। भारत में दबाव समूह, ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बट स्टिल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर द मेंस, तो आप इसका भी अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एकता में अवरोध, ठीक है, जो भारत की राष्ट्रीय एकता, संप्रभुत्ता और अखंडता है, तो इसमें कौन कौन सा अवरोध हैं, जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद या धार्मिक उन्माद वगैरह जो भी पॉइंट है, तो इसका भी आप एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में जाति का प्रभाव, तो इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा, कैसे जो जातीय समीकरण है बिहार की राजनीतिक दलीय व्यवस्था को प्रभावित करती है और चुनाव में उसका क्या प्रभाव होता है, तो इसका भी एक आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो आई थिंक मैंने आपको 20 से 25 टॉपिक बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये 20-25 टॉपिक आप कर लीजिए, ठीक है, इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इससे आपका जो सेक्शन 1 है जिसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना, आपको इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने 20 क्वेश्चन प्रिपेयर भी किया, आपके पास जो सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 5 क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं आया, 3 क्वेश्चन भी आ गया, तब भी आपका काम तो हो ही जाएगा। तो देखिए आपको स्मार्टली स्टडी करना है, आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना है कि जो भी मैं पढ़ के आ रहा हूँ तो 5 का 5 क्वेश्चन मुझे याद होना चाहिए, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको लिखने ही नहीं है, आपको सेक्शन 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही लिखना है। तो मैंने जो आपको टॉपिक बताया इसको आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए ये टॉपिक सारे कहाँ से तैयार करने हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए जो उसका इंडियन पॉलिटी है, और उससे ये सारे टॉपिक तैयार कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स और पलटने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत में ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आप वहीं से जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो सारे टॉपिक का नोट्स बना लीजिए। मैं आपके लिए वीडियो बना के भी डाल दूंगा इन सारे टॉपिक्स का, और कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। मैंने आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है सारे टॉपिक को, जो भी मैंने वीडियो डाले हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और जो बाकी इसमें टॉपिक बचते हैं उसका वीडियो मैं बना के भी डाल दूंगा, बट तब तक आप उसका वेट मत कीजिए, आप खुद से भी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सेक्शन 2 में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना आपको, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़िए प्लीज़ इसके लिए। और जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना आपको वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ज्योग्राफी भी आपको इंडिया का ही पढ़ना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लीज़ मत पढ़िए। इसमें मैंने पहले आपको बताया 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे समस्या क्या है कि आपके पास ऑप्शन काफ़ी कम रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन किट करने का ऑप्शन काफ़ी कम रहेगा, सिर्फ 4 में एक ही क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं कोई भी, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आपको कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको स्लाइड बना के बताया है आपको, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद आगे और भी हम रणनीति पे चर्चा कर लेंगे इसमें आपको क्या करना है। अभी फिलहाल मैंने जो टॉपिक बताया उसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपके लिए बताया वो है भारतीय मानसून की विशेषताएं, तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, भारतीय मानसून के बारे में अध्ययन कर लीजिए, कैसे उसका विकास होता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं मानसून की, ठीक है, तो ये देख लीजिए। दूसरा है मानसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो क्या प्रभाव पड़ता है कृषि पे, ठीक है, चारागाह पे, या जो और भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं तो उस पर मानसून का क्या प्रभाव रहता है, इसका भी आप अध्ययन कर लीजिए। चलिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भारत में कृषि सुधार। तो ये देखिए इससे क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछा जाता है कृषि और किसानों की समस्या से, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि जो भारतीय कृषि है वो वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस है, किसान आंदोलन चल रहे हैं हर तरफ, और कृषि में जो एक ठहराव सा आ गया है, तो इसीलिए इसको समझना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। तो कृषि में किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है, क्या संरचनात्मक सुधार किए जाने चाहिए, क्या क्या संस्थागत सुधार होने चाहिए, ठीक है, तो ये सारे मुद्दों पे आप अपना नोट्स बना लीजिए। और साथ ही जो कृषि में ठहराव आ गए हैं, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पा रही है, उसके क्या रीज़न है, और सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, ये 100% क्वेश्चन आने वाला है। इसको बहुत अच्छे से हर एंगल से इसको तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। सरकार की सारी योजनाएं भी देख लीजिए, चाहे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, या प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है,
ई नाम स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना है। तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं, सारे योजनाओं को एक जगह आप संकलित कर लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा एग्रीकल्चर से, चाहे वो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन यहाँ से 100% आना है। ठीक है, आगे इसमें आप देख लीजिए हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। देखिए हरित क्रांति क्या है ये समझ लीजिएगा आप, और इसके क्या क्या सकारात्मक परिणाम रहे हैं, इसके कारण कौन कौन से थे हरित क्रांति के, तो ये सब भी देख लीजिए। और साथ में जो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, जैसे आपका सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम है, या जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके जो नकारात्मक परिणाम है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए द्वितीय हरित क्रांति की बात हो रही है, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इसके लिए भी आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो सेकंड है वो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन से कैसे डिफरेंट है, और इसके लिए सरकार किन स्तरों पर प्रयास कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपके लिए बताया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, अर्थात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या क्या लाभ होने वाला है, इन सारे मुद्दों पे आप विचार कर लीजिए। और सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, जैसे मेगा फूड पार्क स्कीम चल रहा है या प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना चल रहा है, तो काफ़ी सारे इसमें आपको मटेरियल मिल जाएंगे, ये कि मैगजीन से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें भारत में आंतरिक नौवहन का विकास। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं जो आंतरिक नौवहन है। आंतरिक नौवहन का मतलब यहाँ पे ये दोस्तों कि जो अपने इंडिया में रिवर सिस्टम है, तो वहाँ पे नौवहन की क्या संभावना, वहाँ पे नौकाएं कैसे चलाई जा सकती हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे यूज की जा सकती हैं, तो इसकी क्या क्या संभावना और क्या क्या चुनौतियां हैं उनको स्टार्ट करने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें भारतीय राज्यों के मध्य नदी जल विवाद। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ चलता रहता है। तो क्या नदी जल विवाद है, कैसे उसको दूर किया जाए, क्या इसका समाधान है, इस पर आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए इसमें मैं पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो आपका सेक्शन 2 है इसमें, जिसमें आपको इकोनॉमी पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आप अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी जो अप्लाइड टाइप की चीज़ें हैं ना वही पूछी जाती हैं, और ये सारे करंट से जुड़ी हुई टॉपिक होती हैं। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स से इसकी तैयारी करते रहिए, और जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं उसमें ये सारे टॉपिक डे टू डे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर महीने अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित, ठीक है, या कृषि में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी प्रयास से संबंधित, या आंतरिक नौवहन से संबंधित, ठीक है, कुछ ना कुछ, या नदी जल विवाद से संबंधित टॉपिक आते रहते हैं। तो आप एक बार नोट्स अपना बना लीजिए, एक नोट्स का ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, और जो भी मैगजीन में लेटेस्ट अपडेट आता रहता है कोई, उससे अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए। बस यही इसका तरीका है अच्छे से करने का। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए इसमें बिहार से संबंधित जो ज्योग्राफिकल इशूज हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। बिहार में बाढ़ व सूखा समस्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जो है भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है, तो इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके क्या कारण है, उसके क्या समाधान होने चाहिए, और बिहार सरकार क्या प्रयास करे इस दिशा में, तो इसका आप अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। इसी तरह से बिहार में जो सूखा की समस्या है दक्षिणी बिहार में प्रमुख रूप से, तो इसकी भी क्या कार्य योजना है और क्या कारण है, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट इसमें मैंने टॉपिक आपके लिए दिया बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन कारण निवारण के उपाय। क्या कारण है बिहार में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं और औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है, और इसका समाधान कैसे किया जाए, तो इसका भी आप अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बिहार का अफवाह प्रतिरूप देख लीजिए, जो रिवर सिस्टम है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार से प्रभावित होने वाली जो नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती हैं, तो कैसे पूरा का पूरा अफवाह प्रतिरूप है रिवर सिस्टम है, इसका आप नोट्स बना लीजिए। और साथ ही बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण आपको पता है, बिहार पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में एक है, तो उसके क्या कारण है, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाभ और हानि, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है रिवर बैरी प्रोजेक्ट, तो उससे क्या लाभ होता है, कैसे उससे सिंचाई का प्रबंध होगा या जल विद्युत उत्पादन होगा, पर्यटन का विकास होगा, वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक भी आप तैयार कर लीजिए। साथ में उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, जैसे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है या फिर जैव विविधता का नुकसान होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो बात होगी पेपर 2 का सेक्शन 2, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। तो अभी सिर्फ मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया, अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या करना है, तो देखिए इकोनॉमिक्स में मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया, जिसमें भारत में बेरोजगारी के कारण, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और ऐसा अभी रिपोर्ट भी आ रहा है कि पिछले 40-45 सालों में बेरोजगारी का जो स्तर है वो सबसे ऊपर है।
तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके क्या रीज़न है और समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है जो बेरोजगारी की बृहद समस्या है। तो इस पे आप अच्छा सा आप अपना टॉपिक तैयार कर लीजिए, इकोनॉमी के लिए काफ़ी बर्निंग पॉइंट है अभी। ठीक है, इसमें आगे देख लीजिए जो करेंट अफेयर से संबंधित है, सरकार व आरबीआई के मध्य जो नवीनतम अभी विवाद हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा उसके क्या क्या रीज़न है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और विश्व व्यापार संगठन, तो इसके बीच में क्या विवाद चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट इसमें है व्यापार युद्ध व संरक्षणवाद, तो ये भी देखिए काफ़ी बर्निंग टॉपिक है दोस्तों। अभी जो WTO की प्रासंगिकता है धीरे धीरे कम होती जा रही है और चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा है, जिससे पूरी की पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था वो प्रभावित हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर जाने का भय व्याप्त हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें मैंने आपके लिए टॉपिक बताया भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में NPA व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए आपको पता होगा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसमें NPA काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। NPA का अर्थ है यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो इससे कैसे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें मैंने आपको टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसके क्या उद्देश्य हैं और भारत के विकास में इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और अगर कुछ इसमें कमियां हैं तो क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम विशेष आर्थिक क्षेत्र का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी में, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें ब्रेग्जिट व भारत। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के लिए प्रयास कर रहा है, तो अगर वो बाहर हो जाता है तो भारत पर उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे भी संबंधित आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और इसको अध्ययन करते रहिए। तो देखिए हमने अभी सेक्शन 2 में इकोनॉमी और ज्योग्राफी के बारे में बात किया। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ मोटा मोटी जो टॉपिक थे उसको लेके मैंने आपको बताया है। इसमें और भी टॉपिक बनेंगे जो अभी करेंट अफेयर्स की घटनाएं होंगी। ठीक है, अभी आपके मेंस एग्जाम होने में तो 3-4 महीने टाइम है, तो ये सारे टॉपिक तैयार करते रहिए और बाकी जो आप मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते हैं उससे भी टॉपिक सेलेक्ट करते रहिए। मैं एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले क्या करूँगा, 1 महीने पहले जो भी और इसमें नवीनतम घटनाएँ होंगी इकोनॉमी में या ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उससे संबंधित वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, जिससे आप उसको देख लीजिएगा और उसका भी अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करेंट अफेयर से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं सेक्शन 3। देखिए इसके सेक्शन 3 में आपको क्या पढ़ना, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे जो BPSC का आप सिलेबस देखेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो BPSC ने साफ साफ कर दिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रायोगिक है, प्रायोगिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। प्रायोगिक का यहाँ पे अर्थ ये है कि जो बेसिक साइंस हम पढ़ते हैं, जो जनरल साइंस हम पढ़ते हैं 9th एंड 10th में, वो सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ जनरल साइंस का अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। इसमें आपसे अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पे लिस्ट दे दिया है। और देखिए दोस्तों मैंने अपने चैनल पे साइंस की तैयारी कैसे करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कैसे करना है मेंस के लिए, इसका एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और फिलहाल मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ साइंस एंड टेक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के लिए, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में ये सारे टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, मैं सारे पढ़ के बताऊंगा नहीं आपको, आप स्लाइड से एक बार स्टॉप कर लीजिए और देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स आप तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, मैंने रक्षा अनुसंधान एवं तकनीक के बारे में भी बताया, ये सारे टॉपिक वहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं अभी। और पर्यावरण परिस्थितिकी, ठीक है, इन्वायरमेंट से ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें देख लीजिए ऊर्जा संसाधन में आपको क्या क्या पढ़ना है, और कुछ विविध टॉपिक भी मैंने तैयार किए हैं। तो इसमें देख लीजिए जैविक कृषि या रोबोट तकनीक के प्रयोग, लाभ और हानि, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम, नैनो तकनीक के अनुप्रयोग, जैव तकनीक के अनुप्रयोग और GM फसल व विवाद। तो ये देखिए सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मैंने यहाँ पे साइंस टेक के अराउंड आपको 20 to 25 टॉपिक्स बताए हैं, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए। और क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी में से आएगा, इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, और 4 में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन स्किप करने का ऑप्शन रहता है, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो 2 भी अगर क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से तो आपका काम हो जाएगा। तो ये साइंस एंड टेक में क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। देखिए अब साइंस टेक की तैयारी कैसे की जाए, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, बुक्स रिकमेंड कर दीजिए, बुक्स रिकमेंड कर दीजिए। अब कोई ऐसे स्टैंडर्ड बुक नहीं है, मैंने मार्केट में जितने सारे बुक भी देखे हैं ना, उसमें बहुत सारी फालतू की बातें लिखी हुई हैं जिसका एग्जामिनेशन
पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप वो बुक देखेंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप पिछले 1 साल का मैगजीन देख लीजिए, मैगजीन में ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए ये पर्टिकुलर टॉपिक, कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, और उसका अपना नोट्स बना लीजिए। वहाँ से भी काम नहीं हो पा रहा तो विकीपीडिया में सर्च कर लीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर रक्षा तकनीक से संबंधित जो भी भारत की योजनाएं हैं, या आप रोबोट के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, विकीपीडिया में या गूगल में काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो मैंने टॉपिक आपको बता दिया, आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद से मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा करना है साइंस एंड टेक में तो, और अपना खुद का आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आपको शुरू में लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा इसमें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 20 टॉपिक का अगर आपको नोट्स बनाना है, अगर आप एक दिन में एक भी नोट्स बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका 20 दिन में पूरा नोट्स बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए कि इतने सारे नोट्स मैं कैसे बनाऊंगा। ये एक दिन का काम नहीं है, मैं एक दिन में करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ आपको। आप आराम से 20 दिन लीजिए, डेली एक एक टॉपिक तैयार कीजिए और काफ़ी अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बना के उसको बार बार पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए, इसमें और भी कुछ मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए टॉपिक, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं उसको, विद्युत वाहन, भारत में विकास की संभावना व चुनौतियां, स्टेम सेल तकनीक और फूड फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी। सॉरी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख दिया, तो ये गलती से लिख दिया मैंने, ये टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे टॉपिक भी आप तैयार कर लीजिए। साइंस टेक में अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा 100%। और कहीं आपको बुक के पीछे या कोई और भी कोचिंग के नोट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। खुद से थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर सच में आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो कोचिंग के नोट्स आपको बीपीएससी क्वालिफाई नहीं करा सकते। देखिए, कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, जो मैंने नोट्स देखा या जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो लोग इतना लेंदी नोट्स बनाते हैं कि आपको पढ़ने में बहुत परेशानी होगी, आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। वो लोग टेक्निकल टर्म यूज कर देंगे उसमें, जिससे आपको समझने में परेशानी होगी। तो बेटर यही होगा कि जो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये मैं याद कर लूँगा, ये मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, उन्हीं तथ्यों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और याद कर लीजिए। बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल टर्म पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइंस एंड टेक का जो मैंने वीडियो बनाया है अलग से, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर दी है। और इसमें भी जो भी अभी करंट में कुछ अगर टॉपिक आएंगे, नए डेवलपमेंट होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसकी चर्चा मैं कर दूंगा। अभी और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और मैं खुद भी कोशिश करूँगा जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताएं तैयार करने के लिए, तो मैं अगर टाइम मैनेज कर पाऊँगा तो एक एक करके सारे टॉपिक पे मैं भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बट प्लीज़ मेरा वेट मत करते रहिए कि जब मैं वीडियो बनाऊँगा तभी आप स्टडी करेंगे, तभी आप इसको तैयार करेंगे टॉपिक को। आप खुद से टॉपिक तैयार करते रहिए, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भी अभी भी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब भी करना होता है, साथ में और भी काफ़ी सारे काम रहते हैं मुझे। तो मैं इतना टाइम मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए अब देखिए, तो ये पूरा का पूरा रणनीति था जो पेपर 2 था आपका जनरल स्टडीज़ का, उसकी प्रिपरेशन से संबंधित। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और जीएस जो पेपर 2 है आपका, तो जीएस पेपर 2 का जो 63 का क्वेश्चन था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसका भी मैंने एनालिसिस किया है, उसका वीडियो मैंने बनाया है। तो उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने जो एनालिसिस किया है वहाँ पे पेपर 2 का वीडियो बना के, उसमें मैंने उसको अच्छे से बताया है कि देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और जो भी मेरे लोग मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं तो उनको भी मैं बता देता हूँ, जीएस जो पेपर 1 है तो इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है, तो इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। तो इस तरह से जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको, और यही सारी रणनीति आप भी बनाइए और इस पर तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। देखिए, अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीपीएससी पाठशाला। थैंक यू, बाय।